हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो CAFM जून का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी 3-4 पार्ट्स मैंने डाल दिए हैं। आई जस्ट होप कि आप टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे। काफ़ी व्यूज़ ज़्यादा आ नहीं रहे हैं और बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, गलती एक गलती एक ही बार करना, ठीक है। बार बार गलतियाँ रिपीट मत करो। पास्ट में भी अगर आपने पास्ट पेपर्स को इसी तरह इग्नोर किया है तो उस गलती से सीखो। पास्ट पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और पेपर में क्या लेवल चल रही है ये भी आपको पता चलता है। कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या निटिग्रिटीज़ हैं, क्या एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, हर चीज़ बहुत डिटेल में अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी है, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये जून का पेपर पूरा डिस्कस हो जाएगा। इस बार मैंने पूरा ही पेपर डिस्कस किया है, ठीक है। वैसे मैं सिर्फ टफ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा पार्ट्स बन रहे हैं। इजी क्वेश्चंस मैं होमवर्क देता था वैसे, बट इस बार मैंने पूरा ही पेपर पढ़ा दिया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को सिंगल डिजिट में मार्क्स मिले थे और इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, ज़ीरो से पढ़ाओ, ठीक है। जैसे मैं रेगुलर लेक्चर्स में भी ज़ीरो से ही पढ़ाता हूँ, बिल्कुल 10th का बच्चा पास होके आया है ऐसा सोच के ज़ीरो से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। FM का जो पहला बड़ा क्वेश्चन आता है, कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। Vishal is a mechanical engineer with over 3 decades of experience. After completion of his graduation, he has worked in a global oil and gas industry for various companies as an employee. Given his vast experience in the energy sector, Vishal is often invited to various conferences on the oil and gas industry. One such conference was areas of opportunities common to all include the India growth story. Given the demographic dividend and the energy independence, कोई भी काम का है नहीं, ठीक है। Vishal recognizes the huge potential of the oil and gas sector in India and sets up an engineering and construction company, Messrs Midstream and Company, based in Kolkata. The first bid for the project is a gas pipeline for a government company. The initial outlay for the project is 5 crore 75 lakhs, ठीक है। काम का डेटा है। अब यहां से मतलब काम का डेटा स्टार्ट हो रहा है, बैकग्राउंड दिया था जिसका कोई खास काम नहीं है। ड्यूरेशन इज 5 years एंड द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, डायरेक्ट कैश फ्लोज दिए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ईयर वाइज दिया हुआ है रुपीज में। एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न is 15%. Anjuna, the CFO of Messrs Midstream and Company, recommends a risk premium of 3% over and above the acceptable rate of 15% given the risky nature of the project. सब साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो ये आपको यूज करना है, ठीक है। 15% आपका एक्सेप्टेबल रिटर्न है, लेकिन जो CFO है वो आपसे कह रही है कि भैया 3% रिस्क का भी बनता है, तो मतलब हमको जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना है उसके लिए 18% डिस्काउंट रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। विशाल एस्टिमेट्स ड्यूरेशन टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब विशाल पे बैक पीरियड मेथड सोच रहा था इवैल्यूएशन करने के लिए, लेकिन अंजुना ने उसको समझाया। अंजुना मेंशंस दैट इट वुड बी प्रूडेंट, ठीक है, वो बेटर कंजर्वेटिव रहेगा, ज्यादा प्रूडेंट रहेगा टू यूज डिस्काउंटेड कैश फ्लोज फॉर सच कैलकुलेशन। तो पे बैक पीरियड से बेटर यहां पे आपका डिस्काउंटेड वाले जो कैश फ्लोस मेथड्स होते हैं वो ज्यादा बेटर इवैल्यूएशन करके देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अ रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो वुड इन्वॉल्व अ मोर कंजर्वेटिव अप्रोच इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेशन, ठीक है। तो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, डिस्काउंट करते हैं, मतलब आप कैश फ्लोस को घटाते हो तो वो कंजर्वेटिव माना जाता है एज कंपेयर टू नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स। अंजुना मेंशंस दैट the firm needs to make more conservative estimates of cash flow using the CE technique, certainty equivalent technique यूज करना चाहिए, वो और ज्यादा कंजर्वेटिव है, with a discount rate of 15% to be used। अब देखो ये मतलब अगर आपने मेथड्स पढ़ी हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सिर्फ CE मेथड के लिए कहा गया कि जब आप CE मेथड से NPV निकालोगे उसमें 15% यूज करना है। CE अप्रोच अलग ही होती है, उसकी पूरी कैलकुलेशन अलग ही होती है, और बाकी जो भी मेथड्स
से आपको डेटा निकालना है उसमें ऊपर का डेटा यूज करना है जिसमें लिखा हुआ है कि 3% प्रीमियम है, मतलब 18% मतलब आपको लेना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मल्टीपल रेट्स दिए हैं तो क्या यूज करना था, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। बाकी क्वेश्चन काफी इजी है, अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी क्वेश्चन था। टफ लगेगा ही लगेगा, मैं आपको ये 100 क्वेश्चंस भी कराऊंगा ना, जब आप पेपर में इसको देखोगे आपको टफ लगेगा, क्योंकि हर बार कुछ नया क्वेश्चन ही आएगा, कुछ डेटा नया ही होगा, क्वेश्चन बड़ा ही होगा, लेंदी ही होगा। तो वो जो डर आप मिटाने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं मिटने वाला, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। प्रैक्टिस करते करते आपको वो आदत डालनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस से होता है कि भाई ये डेटा काम का नहीं है। जैसे आप पास पेपर के ही 4-5 पेपर जो हुए हैं उसका अगर आप सिर्फ ये बड़ा क्वेश्चन मेरा पढ़ाते हुए देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा बैकग्राउंड होता है, मैक्सिमम टाइम्स ये डेटा काम का नहीं होता है, तो वो स्किप करके आप आगे का डेटा पढ़ सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ध्यान में आता है। आगे बढ़ते हैं। तो सीई फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो सीई फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, नॉर्मल कैश फ्लो को पहले सीई फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये सर्टेनिटी का रेशो है 0.9, मतलब 90% चांसेस हैं कि इतना कैश फ्लो होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके जो कैश फ्लो निकलेगा उसको हम बोलते हैं सर्टन कैश फ्लो, कि इतना तो सर्टन है कि इतना अमाउंट आएगा। और फिर आगे डिस्काउंट करके एनपीवी निकाल लो। मतलब एक स्टेप सिर्फ बढ़ जाती है, नॉर्मल कैश फ्लोज को सीई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पहले सर्टन कैश फ्लोज आपको निकालने होते हैं, फिर आगे डिस्काउंट करके डायरेक्ट जो नॉर्मल तरीके से आप एनपीवी निकालते हो वैसे ही एनपीवी निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ गैस पाइपलाइन बिड फॉर द गवर्नमेंट कंपनी, गिव योर रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लीन क्वेश्चन है, सिर्फ एनपीवी निकालनी है, नॉर्मल एनपीवी। तो ये नॉर्मल 18% से आपको एनपीवी निकालनी है। कैश फ्लो दिए हुए हैं, डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, फुल टॉस है, छक्का मारो, बस इतना ही काम है, ठीक है। एनपीवी निकालनी है, फिर आपको पेबैक पीरियड निकालना है, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, इंडेक्स एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है। अब जो एनपीवी आप निकालोगे उसके लिए तो डिस्काउंटिंग आप कर ही रहे हो, वही डिस्काउंटिंग वाला डेटा यहां पे काम आ जाता है। ये सब पता होना चाहिए कि डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो वो फिर डबल डबल डिस्काउंटिंग का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से डेटा बोरो करके आप आगे यूज कर सकते हो। और फिर देखो दिया है एनपीवी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सीई। तो इसीलिए पता चल रहा है कि ऊपर का जो एनपीवी वो नॉर्मल एनपीवी है और नीचे का जो एनपीवी है वो सीई यूज करके एनपीवी निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कंफ्यूजन थोड़ा बहुत जो है वो रेट क्या लेना चाहिए उसको लेके है, ये मैं मानता हूं, ठीक है। चलो, और सबसे अच्छी बात जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, मतलब अब आपके आंसर अलग अलग नहीं आ सकते। अब आपको राउंड ऑफ करना ही नहीं है, डायरेक्ट राउंड ऑफ करके आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए, हर बच्चा यही फैक्टर्स यूज करेगा तो सबके आंसर सेम ही आएंगे। तो यहां आपका आंसर मैच होना चाहिए। अगर आप अब यहां राउंड ऑफ आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, 4 डेसिमल में राउंड ऑफ कर रहे हो, नहीं भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है यही फैक्टर लेने हैं, मतलब आपका वो टाइम भी बच गया, 1 डिवाइडेड बाय जो अपन करते रहते थे वो टाइम भी यहां बच गया। फैक्टर सीधे दिए हैं, लो मल्टीप्लाई करो निकालते जाओ, ठीक है। चलो, तो 15 18 दोनों इसलिए दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलो स्टार्ट करें। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल एनपीवी में 18% लेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में भी डिस्काउंटिंग क्या रेट से करेंगे, 18% से करेंगे। सिर्फ सीई वाला जो एनपीवी निकालेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 15% लेना है, तो हम उसमें 15% लेंगे। क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहला है एनपीवी, नॉर्मल एनपीवी, ठीक है, नॉर्मल एनपीवी है। चलो निकालो, ईयर 1 2 3 4 5। अब यहां पे 0 लिख के आप कैश आउटफ्लो यहीं पे ले सकते हो, ठीक है। इंस्टीट्यूट का वैसा प्रेजेंटेशन है तो आप भी वैसा कर सकते हो, करना चाहिए आपको, कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके। जैसे शादी के बाद
एक पति कोशिश करता है कि बीवी के हिसाब से चलो जितना हो सके, ठीक है, वैसे ही आपको भी वैसा ही करना है, ठीक है। मतलब मैं अपनी बता रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि चलो जितनी कोशिश हो सके उतना आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलो, क्योंकि मार्क्स आपको वहीं से मिलने, ठीक है। चलो तो ईयर लिख दिए, फिर आप लिख दो कैश फ्लो। जीरो डेट पे क्या लिखते हैं, आउटफ्लो, माइनस साइन में लिखना पड़ता है, 5,75,00,000। फिर आपका जीरो डेट पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो भी 1 होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहां मैं लूंगा 18% के हिसाब से 1। सब दिया ही हुआ है, फटाफट लिखते जाते हैं। तो यहां हम 18% लेंगे, बोलो दिया है, यहां पे भी दिया ही है, जीरो का देखो 1 दिया हुआ है, तो 0.85, 0.72, 0.61, 0.52, 0.44, क्लियर है। फिर कैश फ्लो ले लो, 1,75,00,000, जीरो संभाल के, 1,95,00,000, 1,90,00,000, 2,85,00,000, 2,40,00,000, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करो, नीचे आपका एनपीवी आ जाएगा, ठीक है। बोलो, तो ये आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोस, ठीक है। पहला सेम आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आता है, 1,75,00,000 इन 2.85, तो ये आ गया 1,48,75,000। बस जीरो संभालना है आपको यहाँ पे, एम प्लस करते जा सकते हो, एमआरसी दबाओगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं 5,75,00,000 जो है वो मैं एम माइनस कर देता हूँ, ठीक है। ये जो माइनस है ये एम माइनस करना है, और जो प्लस वाले हैं उसको एम प्लस करते जाना है। फिर जब आप एमआरसी दबाओगे तो आपका फाइनल आंसर स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एम माइनस कर रहा हूँ, फिर 1,48,75,000 एम प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1,95,00,000 इन 2.72 एम प्लस, 1,40,40,000, फिर है 1,90,00,000 इन 2.61 एम प्लस, 1,15,90,000, फिर है 2,85,00,000 इन 2.52 एम प्लस, 1,48,20,000, 2,40,00,000 इन 2.44 एम प्लस, 1,05,60,000, ठीक है। एमआरसी तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 83,85,000, पॉजिटिव, पॉजिटिव एनपीवी है 83,85,000। तो गिव योर रिकमेंडेशन, तो क्या आएगा, पॉजिटिव एनपीवी है तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहां रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, एज देयर इज पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। सोचो, सिर्फ सोचो कि ये कितने मार्क्स का था। देखो ये इत्तू सा वर्किंग 7 मार्क का था, 7 मार्क का था। सोचो इतना सा आंसर 7 मार्क के लिए आया गया है और लोग कह रहे हैं पेपर टफ है, ठीक है। चलो सेकंड पे आते हैं। अब देखो 7 मार्क के लिए तीन तीन चीजें पूछी है, ठीक है। पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब जब मैं डिस्काउंटेड पेबैक निकालूंगा, मैं ये डायरेक्ट डीसीएफ यहां से उठा लूंगा, ये डायरेक्ट डीसीएफ उठा के अपन डिस्काउंटेड पेबैक पे यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो सेकंड पे आ जाओ, उसमें 1 है पेबैक पीरियड। बोलो पेबैक पीरियड में क्या करते हैं अपन, पेबैक पीरियड में डिस्काउंटिंग नहीं होती, पेबैक पीरियड इज नॉट अ डिस्काउंटिंग टेक्निक। कैश फ्लो यूज होते हैं लेकिन डिस्काउंटेड टेक्निक नहीं, एज इट इज कैश फ्लो को ले लो, क्यूमुलेटिव ले लो, फिर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा लो, सिंपल है। बोलो, तो ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 लेते जाओ।
1,75,00,000। क्यूमुलेटिव भी साथ साथ में निकालो, फर्स्ट ईयर का सेम आता है, आई होप आपको पता होगा। फिर सेकेंड ईयर का है 1,95,00,000। अब जोड़ते जाओ, ठीक है, 1,75,00,000 प्लस 1,95,00,000, तो ये आएगा 3,70,00,000, ठीक है। फिर है 190, तो 370 प्लस 190 560। फिर है 285, 560 प्लस 285 8,45,00,000। और फिर आएगा 240, 845 प्लस 240, तो ये आएगा 10,85,00,000, ठीक है। ये आ गया आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज हमको निकालने हैं। सेकेंड स्टेप कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है 5,75,00,000 जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये कौन से ईयर में रिकवर हो रहा है, ये आपको देखना है। तो कौन से क्यूमुलेटिव में कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा, देखो 5,60,00,000 के बाद आ रहा है और 8,45,00,000 के पहले आ रहा है, तो ये थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में कहीं आपका रिकवरी हो रहा है। तो अब आपका लगेगा इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो इंटरपोलेशन इज इक्वल टू, ठीक है, यानी आपका जो पेबैक पीरियड है, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला है, ठीक है। मैं टेक्निकली देख के बता देता हूं। जो आपका फॉर्मूला है ABC, वो जो प्लस और ये डिवाइड करना पड़ता है। टेक्निकल देखो, जितना जैसा मॉड्यूल में है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, देखो इन्होंने वो ABC वाला भी यूज नहीं किया है, डायरेक्टली समझ के लिखा हुआ है, देख लो। तो ऐसा भी चलता है, ठीक है, सब कुछ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेस ईयर जहां तक आप कैश फ्लो जो आपका पहुंच चुका है, प्लस आपको और कितना आगे जाना है, ठीक है, बैलेंस टू बी रिकवर्ड, बैलेंस टू बी रिकवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कैश फ्लो ऑफ दैट ईयर इनटू 1 ईयर, यानी डिफरेंस जो दो कैश फ्लोज के बीच में टाइम का कितना डिफरेंस है, अपने केस में 1 ईयर है। बोलो बेस ईयर आप कितने साल तक पहुंच चुके हैं, कैसे निकालते हैं। आपका बेस क्या है, ये 560 का जो बेस है वो है 3, तो यहां पे आता है 3। 560 तक मैं पहुंच गया हूं, 3 साल मेरे को लग गए, प्लस मुझे और कितना आगे जाना है, डिपेंड करता है आपको पहुंचना कहां है। मुझे पहुंचना कहां है, 5,75,00,000 तक पहुंचना है। तो 5,75,00,000 तक पहुंचना है, 3 साल तक। 3 साल तक मैं कहां पहुंच गया हूं वो यहां से माइनस कर लो, 5,60,00,000 तक मैं पहुंच गया हूं, मतलब मुझे 15 लाख रुपए आगे जाना है। और डिवाइडेड बाय चौथा साल जो है उसका कैश फ्लो कितना है, 2,85,00,000, यहां पे आएगा 2,85,00,000 इंटू 1 ईयर, सब ईयर्स में आएगा, ठीक है। 3 क्या है, ईयर्स है, ये भी जो आएगा ईयर्स में आएगा, निकालो। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 2,85,00,000 इंटू 1, तो ये आएगा 3 ईयर्स प्लस 0.05 ईयर्स, ठीक है, मतलब 3.05 ईयर्स। मंथ्स में कन्वर्ट नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो 3.05 ईयर्स आपका पेबैक पीरियड है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है 5,75,00,000 वो 3.05 ईयर्स में रिकवर होगा। टोटल प्रोजेक्ट कितने का है, 5 साल का। 5 साल के प्रोजेक्ट में आपका जो कॉस्ट है वो 3.05 ईयर्स में निकल जाएगा। उसके बाद जो भी आपके कैश फ्लो आएंगे वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। चलो, तो बहुत सिंपल है। अब इसी में अगर मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का क्यूमुलेटिव निकाल के ये फॉर्मूला लगा दूं तो वो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हो गया। सेम होता है, सिर्फ डिस्काउंटिंग करनी है और क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज डिस्काउंटेड वाले लेने, फॉर्मूला पूरा सेम आता है, ठीक है। चलो, तो सेकंड आते हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, कि पेबैक के बाद जो भी आपका अमाउंट है उसका इंडेक्स क्या है, मतलब रेशो कितना है। तो
पे बैक प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है आपका प्रोजेक्ट का प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनटू 100 कर सकते हो, इंडेक्स है। बोलो पे बैक प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 5 करोड़ 75 लैक्स, और हमारे टोटल प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज कितने हैं, ये काम में आता है यहां पे कि मेरे पूरे टोटल प्रोजेक्ट में मेरे कैश फ्लोज कितने हैं 10 करोड़ 85 लैक्स, ठीक है। तो 10 करोड़ 85 लैक्स मेरे कैश फ्लोज हैं और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 5 करोड़ 75 लैक्स है। तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 करोड़ 75 लैक्स इंटू 100। बोलो 10 करोड़ 85 लैक्स माइनस 5 करोड़ 75 लैक्स, तो आपका प्रॉफिट है 5 करोड़ 10 लाख। कितने पे 5 करोड़ 75 लाख पे। तो आपका पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी पीरियड अपना कितना हो गया, इंडेक्स 88 पॉइंट, राउंड ऑफ कर लो 70%, ठीक है। तो 88.70 आपका प्रोजेक्ट का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। क्लियर है क्या? अब थर्ड पे आ जाओ, डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक सेम है ऊपर का, सिर्फ हम डिस्काउंटिंग करेंगे, वो भी डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, ऊपर से डेटा ले लेंगे। बोलो तो ईयर, डायरेक्टली डिस्काउंटेड कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैं ऊपर से ले रहा हूं, ये यहां से, ये वाले 148.75 148.75 पहले साल का सेम आता है। सेकेंड ईयर मैं अभी इसमें लेते जाता हूं 148.75, ठीक है 148.75। तो इसको ऐड करते जाओ क्योंकि आपको क्यूमुलेटिव भी निकालना है, ठीक है। तो फिर है 140.40, ठीक है, प्लस 140.40 289.15, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, नंबर्स बहुत ध्यान से लिखने पड़ते हैं। 115.90, इसीलिए मैं लास्ट में बोलता हूं सॉल्व करो, ठीक है। प्लस 115,900, तो ये हो गया 4 करोड़ 5 लाख 5,000। फिर है 148.20, तो ये हो गया 553.25, 1560, 6 करोड़ 58 लैक्स 85,000, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया। सेम स्टेप्स, अब कैश फ्लोज आप देख रहे होंगे कम होते जा रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट किए हुए हैं, डिस्काउंटिंग से कैश फ्लोज कम हो जाते हैं। तो हमारा जो 5 करोड़ 75 लैक्स है, अब वो कौन से ईयर में आ रहा है वो आपको देखना है। तो अब आप देखोगे तो यहां आ रहा है, अब वो आगे सरक गया, देखो 4th एंड 5th ईयर में आ गया, इसलिए बार बार लिखा है प्रूडेंट प्रूडेंट कंजर्वेटिव, इसीलिए है क्योंकि वो कैश फ्लो कम कम काउंट होते हैं और पे बैक पीरियड उतना आगे चले जाता है, तो वो प्रूडेंट माना जाता है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यूज करना है। बोलो डायरेक्ट मैं ले रहा हूं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, कहां तक मैं पहुंच गया हूं, ठीक है 4th ईयर तक, तो 4 ईयर प्लस कितना और आगे जाना है, मुझे पहुंचना है 5 करोड़ 75 लैक्स तक, और मैं 4 सालों में कहां तक पहुंच गया हूं, यहां पे 5 करोड़ 53 लाख 25,000, तो इतना मुझे और आगे जाना है, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का जो ये है कैश फ्लोज कितना है 1 करोड़ 5 लाख 60,000 इंटू ये 2 साल का गैप कितना है 1 ईयर इंटू 1, ऐसा पूरा फॉर्मूला है। लॉजिकली याद रखो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो 4 प्लस बोलो कितना आगे जाना है 5 करोड़ 75 लैक्स माइनस 553.25, तो ये आया 21 लाख 75,000 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 5 लाख 60,000 इंटू 1,
तो ये आ गया 0.21, तो 4.21 ईयर्स, इतना आपका डिस्काउंटेड पेबैक, ठीक है, अमाउंट है। क्लियर है क्या? तो यहां पे भी हमने डिस्काउंटिंग रेट 18% ही लिया है इनडायरेक्टली। तो ये आपका आ गया, ठीक है, तीन चीजें आ गई, पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और आपका आ गया डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, एनपीवी, लेकिन सीई फैक्टर को यूज करते हुए एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर 15 लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा नहीं होता तो मैं 18 नहीं लेता। ठीक है, चलो, तो अब आपको 15 वाले डिस्काउंटिंग के रेट्स लेने हैं, एनपीवी निकालना है। सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या करना है, सी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सर्टन कैश फ्लोज पहले कैलकुलेट करना है, एक स्टेप सिर्फ एक्स्ट्रा है। बोलो, ईयर सेम 0 से ले लो क्योंकि आपको एनपीवी निकालनी है। 1 2 3 4 5, फिर है आपका, यहां आएगा नॉर्मल कैश फ्लोज, फिर आएगा सीई फैक्टर, और फिर आएगा सर्टन कैश फ्लोज, फिर आएगा डिस्काउंटेड फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 15%, और फिर आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और नीचे आपका आ जाएगा आंसर। सिंपल है, चलो बोलते जाओ। तो 175 बोलते जाओ, 175, पहले तो आउटफ्लो आएगा, माइनस में आएगा 5,75,00,000, इसका सी आता है 1, तो ये उतना ही आएगा 575, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर भी उतना ही आएगा 1, तो ये लास्ट तक वैसे ही जाता है। ठीक है, बोलो, पहला है 175, फिर है 195, हम्म, 190, 285, 240। अब ले लो सीई, 0.9, 0.88, 0.85, 0.81, ठीक है, 0.65। जितना देखो आप आगे जा रहे हो, ईयर्स में जितना आप आगे जा रहे हो उतनी उसकी सर्टेनिटी कम होते जाती है। जितना लंबा समय है, जितना फ्यूचर में है, उतना रिस्क बढ़ते जाता है, उतना सी फैक्टर कम होते जाता है। ठीक है, चलो बोलो, तो 1,75,00,000 इंटू 0.9, तो ये आ गया आपका सर्टन कैश फ्लो 157,500। और अब डिस्काउंटेड फैक्टर भी लेते चलो, डिस्काउंटेड फैक्टर्स पहले मैं लिख लेता हूं, 15% वाले, बोलो 15% वाले ले लो, 0.87, 0.76, 0.66, 0.57, 0.50। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करो, m प्लस भी करते जाओ तो आपके लिए बेटर होगा। इसको पहले हम क्या करेंगे, m माइनस, तो 5,75,00,000 m माइनस कर दो। अब आ जाओ 157 इंटू 0.87 m प्लस, तो ये आ गया 1,37,02,500। ठीक है, m प्लस कर दिया। 1,95,00,000 इंटू 0.88, तो ये आ गया 1,71,60,000, m प्लस नहीं करना है, इंटू 0.76, फिर m प्लस करना है, 1,30,41,600, फिर है 1,90,00,000 इंटू 0.85, 1,61,50,000 इंटू 0.66 m प्लस, 1,06,59,000, फिर है 2,85,00,000 इंटू 0.81, 2,30,85,000 इंटू 0.57 m प्लस, 1,31,58,450, 2,40,00,000 इंटू 0.65, 1,56,00,000 इंटू 0.5 m प्लस, 78 lakhs। अब दबा दो MRC, तो ये पॉजिटिव आ रहा है 8,61,550। ठीक है, MRC बटन दबा दो, तो आपका अभी भी पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है इवन आफ्टर कंसिडरिंग द सीई फैक्टर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी देखो बहुत ही चिल्लर था, ये भी आप देखोगे तो 6 मार्क्स का था।
सिर्फ ये वाला थोड़ा 7 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा मेरे हिसाब से भारी पड़ गया, मतलब काफ़ी लेंदी हो गया ये वाला, ठीक है। बाकी ये भी 7 मार्क के हिसाब से बहुत छोटा था, 6 मार्क के हिसाब से ये भी काफ़ी छोटा ही था, ठीक है। तो ये सब था, फटाफट लिख लो, स्क्रीन दे देता हूं। चलिए, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया, कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो सकती है, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सब पढ़ाते वक्त मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हमारा जून 25 का पूरा पेपर डिटेल में मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।